सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम एक महान हस्ती जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, गवर्नमेंट जॉब में भी रहे, तो ये हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। तो आज एक मुलाकात होगी, धम पर चर्चा होगी कि हमारे जो समाज के अंदर संगठन बनते हैं और उसमें विघटन क्यों होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं एक नाम से अलग अलग बनती हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी कि समाज में बुलंदशहर एक नाम है अपने आप में, क्योंकि बाबा साहब का जो विचार है या जो उनके द्वारा संघर्ष किया गया है उसका सबसे ज़्यादा जो फायदा उठाया वो जो अब तक हम सुनते आए हैं वो बुलंदशहर वालों ने उठाया है। तो सर, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मान सिंह गौतम है जी। और वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत का मैं अध्यक्ष हूँ। जी सर, मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। बताइए। भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी, तो ये कितनी सारी संस्थाएं हैं? बोलो। हाँ बोलिए, आप सवाल जवाब हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया और उसी के लिए एक अपने जीवन काल में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की उन्होंने संरचना की। बुद्धिस्ट सोसाइटी का स्पष्ट अभिप्राय था कि भारत में एक ऐसा बौद्ध समाज तैयार हो जिससे कि जो हम भारत को बौद्ध में बनाने की संकल्पना कर रहे हैं वो साकार रूप में क्रियान्वित हो। इस उद्देश्य को लेकर के बाबा साहब ने एक बौद्ध समाज की संरचना के नाम से, क्योंकि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो एक बौद्ध समाज की जो एक संरचना है, संगठन है, उसको सारगर्भित करने के लिए ये नाम बाबा साहब ने दिया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के शोषित पीड़ित सर्वहारा समाज को एक जीवन जीने का तौर तरीका दिया और जीवन जीने के तौर तरीके के साथ साथ उन्होंने इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी समाज से हों, किसी धर्म से हों, किसी लिंग से संबंधित हों, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबको स्वाभिमान और सम्मान से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और बुद्ध का जो रास्ता था वो मानवतावादी है, शुद्ध वैज्ञानिक है और मानव कल्याण के लिए है। उसको इस भारत में सबके अंतर्मन तक पहुंचाने के लिए ही बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संरचना की थी। सर, मेरा सवाल ये है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापना करी, उसके बाद मैं जो पढ़ता हूँ किताबों में उसमें 3 संगठन बाबा साहब ने अपनी कलम से लिख बनाए। समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है जी, और एक जो थी RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मेरा सवाल आज केवल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे है। जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दी तो भारतीय बौद्ध महासभा बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जी। और उसके अलग बहुत सारी कई संस्थाएं हमारी चल रही हैं। जो भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश अलग है, दिल्ली प्रदेश अलग है जिसमें राजरतन जी हैं, जिसके भीमराव जी, ये क्यों हो रहे हैं? इसका सवाल दीजिए मुझे। आपका बहुत उचित सवाल है कि वर्तमान में जब बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संरचना कर दी तो ये नए नए संगठन क्यों बन गए। आप भली भांति जानते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान बनाया था उस संविधान में कोई भी गठन की प्रक्रिया नहीं रखी थी। बाबा साहब ये चाहते थे कि जब तक इस संसार में बाबा साहब जीवित हैं उसके बाबा साहब ही अध्यक्ष थे। बाबा साहब ने अपने चले जाने के बाद उस संगठन की संगठनात्मक ढांचे को तैयार नहीं किया। जब बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए तो उस समय जो बाबा साहब की भावनाओं से प्रेरित थे, बुद्ध की भावनाओं से प्रेरित थे, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ। और उस समय देखा गया कि भैया यशवंत राव अम्बेडकर थे, बाबा साहब के एकमात्र पुत्र थे,
तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनको दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक सर्वमान्य अध्यक्ष चुन लिया। भैया साहब ने इस देश में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इस संगठन को कायम करने का प्रयास किया और एक मुश्त होकर के संगठन काम करता रहा धर्म के क्षेत्र में। लेकिन जब भैया साहब की जो है देहांत हो गया, भैया यशवंतराव अंबेडकर इस संसार से चले गए, उस समय भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा हुई। उधर भैया साहब की जो घरवाली थी परम आदरणीय महाउपासिका मीराताई जी, उन्होंने अपने आपे को इसका राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और इस क्योंकि हमारी जो महाउपासिका हैं परम आदरणीय मीराताई जी, वो एक मतलब इस स्तर की उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं थी कि जो संगठन को अच्छी प्रकार से संचालित कर सकें। तो जो उस काल के बाबा साहब के समकालीन या भैया यशवंतराव जी के समकालीन जो बौद्ध जगत के जाने माने लोग थे, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। और ख़ास तौर से जो बाबा साहब जो मुकंदराव जो उनके भाई थे, उनके भाई के जो बच्चे थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को भी देखते थे, बाबा साहब उनसे ज़्यादा बहुत ही स्नेह करते थे बजाय अपने भैया यशवंतराव के अपेक्षा। तो उन लोगों ने भी इसमें भैया साहब के जाने के बाद में दावेदारी रखी और उस दावेदारी में इसका विघटन शुरू हो गया। सर मेरा एक देखो वजह क्या है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे संगठन बनते बाद में आज बने और 2 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मैं उस पर कहूँ कि एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया होगी जिसके भीमराव साहब यशवंतराव जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे राजरत्न जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आपकी राजरत्न वाली है भीमराव जी? नहीं, ऐसा है। पहले आप हमारी पहले मैंने जो आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर दिया कि इसमें मुकदमेबाजी वाद विवाद जो भैया यशवंतराव जी के चले जाने के बाद शुरू उस समय ही कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने ये बौद्ध परिषद का भी गठन किया। डॉक्टर अंगनीलाल थे और बहुत सारे लोग जी। तो उस समय तक हम लोग भी महाउपासिका मीराताई जी के साथ में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश भी मिलकर का काम करते जी। लेकिन जब कानूनी दृष्टि से कोई काम संगठन को करने की आवश्यकता हुई तो उसलिए हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी उस समय हुआ करते थे JN आदित्य जी, तो उनका भदंत आनंद कौशल्यान जी से संपर्क हुआ। जो भदंत आनंद कौशल्यान एक महान भिक्खु रहे हैं, उन्होंने आदित्य जी से कहा कि आदित्य जी अगर आपको वास्तव में धर्म का काम करना है, वास्तव में संगठन का काम करना है, तो आप उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जो विवादित ना हो। जब आप करा लेंगे और उसके तहत आप अपना खाता खोलें और काम कराएं। तो उस दृष्टि को लेकर के उनके मार्गदर्शन को लेकर के तो हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष रहे परम आदरणीय JN आदित्य जी, SD भानु जी, RC सरोज जी, RR सूर्य जी, इन लोगों ने दूरगामी दृष्टि को रखते हुए कानपुर में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन करा और उसी रजिस्ट्रेशन के तहत भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश परम आदरणीय मीरासाई जी के साथ भी 2000 तक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलकर साथ काम करते रहे। लेकिन जब खुर्जा में बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थान के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि की मांग की, उसका प्रस्ताव किया और तो वो प्रस्ताव तत्कालीन जिलाधिकारी परम आदरणीय BP नीलरतन जी के माध्यम से शासन को गया और शासन में कैबिनेट का डिसीजन होकर के हमको 11.27 हेक्टेयर लैंड मिली और जिस पर आज हमारा इंटर कॉलेज मान्यता प्राप्त है। 20-25 कमरे बने हुए हैं, एग्रीकल्चर की मान्यता प्राप्त है, इंटर की ड्राइंग की मान्यता प्राप्त है। तो इन सब कामों को करने में BSI जो कानूनी दृष्टि से विवादित थी, चैरिटी कमीशन में भी विवादित रही, उसका बढ़कर के फिर हाई कोर्ट में विवाद गया, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उसका विवाद चला गया। तो भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से
ना तो राजरतन के ग्रुप से कोई संबंध रखती है और ना ही चंदू पाटिल के ग्रुप से संबंध रखती है और ना ही परम आदरणीय महाउपासिका मीराताई जी से के ग्रुप से संबंध रखती है। ये उत्तर प्रदेश की पर्सनल अपनी संस्था जी है जी। हाँ। और ये जो 165 कुछ बीघा जो जमीन हाँ, है, ये भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड के तहत ही है जी। समझे। ये इसका अब इसके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश है। हमने इतने पैर पसारने की कोशिश की है जितने को हम भली भांति संभाल सकें। उत्तर प्रदेश ही एक, अगर हम कल्पना करें तो भारत दुनिया में ऐसे देश हैं जिनसे ज़्यादा बड़ा स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है महाराष्ट्र के बाद में जो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे देश की सत्ता को चलाने में हो या धर्म को चलाने में हो या कोई निर्देशन देने में हो, उत्तर प्रदेश अपना अहम स्थान रखता है। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपने अपना कीमती समय दिया कि हमारे संगठन, अभी मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि समता सैनिक दल में जो उमेश सिंह गौतम जी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए, फिर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लगा रहे हैं। दूसरे जो मुझे फेसबुक के माध्यम से मिल रही है, और आरपीआई खत्म हो गई, बुद्धिस्ट सोसाइटी, यानी कि संगठन बनने के साथ ही टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। हम गांव के अंदर जो बाबा साहब का मेन उद्देश्य था, 18 मार्च 1956 का, आपने पढ़ा, विद्वान आदमी है, तो गांव के अंदर बाबा साहब की विचारधारा क्यों नहीं जा रही? हम प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम अध्यक्ष बन रहे हैं, हम जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे बीएड, एमएड, एमएससी कर रहे हैं, उन बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी। तो धर्म कैसे चलेगा? मैं आपका जो प्रश्न है पहले उसका जवाब देना चाहूँगा। जहाँ तक समता सैनिक दल का प्रश्न है, बाबा साहब के बाद जो समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन था जिसको बाबा साहब ने समाज की सुरक्षा और जो हमारा राजनीतिक घटक था आरपीआई और जो धर्म के क्षेत्र में काम करने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संरचना बनाई थी, उन सबके कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल का स्थापना बाबा साहब ने की थी। और ये कल्पना की थी कि इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हमारा ध्यान नहीं रख पाएंगी, इसलिए हमें अपने कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आयोजित करने में और अपने समाज के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समता सैनिक दल काम करेगा। बाबा साहब के बाद समता सैनिक दल में बाबा साहब के समकालीन रहे माननीय LR बाली जी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संजोया। लेकिन इस देश में होता क्या रहा है, केवल यहाँ पद की एक अहम भूमिका रहती है इस देश में। चाहे जैसे आपने देखा होगा कि इस देश का, इस समाज का कोई व्यक्ति जब IAS बनता है, IPS बनता है, जज बनता है, कलेक्टर बनता है, जब वो कुर्सी पर बैठता है तो उसे समाज की कोई चिंता नहीं होती, ना समाज की बात सुनता है और ना समाज के लोगों का वो काम करता है केवल। लेकिन जब रिटायरमेंट हो करके आ जाता है तो वो चाहता है कि ये समाज उसकी पिछाई करे, वो अगुवाई में रहे, वो इनको हुक्म दे, वो इसके हुक्म का तामील में लाए। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है भाई? जब तुम कुर्सी पर किसी को लाभ पहुंचाने लायक थे, तुमने कोई लाभ नहीं पहुंचाया। जब तुम रिटायर्ड हो गए तो तुम सोचते हो कि तुम्हें MLA बनाया जाए, तुम्हें MP बनाया जाए, तुम्हें किसी उसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनाया जाए जिससे तुम्हारे गले में मालाओं से हमेशा सम्मानित हो, और तुमने नौकरी में भी ऑर्डर दिए हैं और आगे भी तुम इस समाज पर ऑर्डर फॉलो करते रहो। तो एक तो जो लोग रिटायर्ड हो करके जिन्होंने सुविधा भोगी रहे हैं, और फिर वो नए संगठन इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि उनका जो ऑर्डर देने की पद्धति है वो सदैव प्रभावी है। क्योंकि कोई भी अफसर जिसने अफसराई करी है वो एक वर्कर बन करके काम नहीं कर सकता, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी महान हस्ती थे। जब महाराष्ट्र में विद्यालयों की स्थापना की, स्कूल खोले,
तो ऐसी जगह पर बाबा साहब का आप चित्र देखते होंगे कि बाबा साहब जहाँ पर कब्रिस्तान थे वहाँ फावड़े से खुद खोद रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, बाबा साहब उनको चुनकर रखते थे। लोग डर गए थे, मतलब भाग गए थे मक्के पे, वहाँ के जो लेबर, हाँ वो सब भाग गए थे हड्डियां देख करके, लेकिन बाबा साहब उसको काम करते हैं और बाबा साहब वहाँ पर विश्वविद्यालय और जो है नाना प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हमारा जो ये जो अधिकारी वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है वो इन सब चीजों से दूर भागता। सर मैं अब थोड़ी सी माफी चाहूंगा आपसे। मेरा कहना ये है कि हमारे देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी समितियां बाबा साहब भगवान बुद्ध बाबा साहब पे बन रही हैं और बननी चाहिए भी क्योंकि जितने लोग हमारे संगठन ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं उतनी जागृति हो रही है। तो अब वजह यह है कि हमारे जो संगठन आरएसएस को टक्कर देने की बात करते हैं, अभी देखिए आप फेसबुक पे देखिए, मंच पे ऐसे बोलेंगे जय भीम, मतलब वो जय भीम नहीं बोला, सामने वाले में लठ मार रहा है। सर इतनी तहजीब नहीं है, विश्व विभूति की नाम कैसे लूं? भगवान बुद्ध पे भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन समाज में चल रहा है। लेकिन सर मेरी एक सेकंड, किसी भी संगठन ने, कोई भी संगठन ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता जो गांव में जाके गांव में बाबा साहब भगवान बुद्ध या ज्योतिबा फुले की एक सिंपल तरीके से विचारधारा रखता हो। लोग उसी की सुनते हैं जो पावरफुल होता है, जो कामयाब होता है। एक गवर्नमेंट जॉब में हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरी हमारे पास है, सर मानते हो नहीं मानते हो, हर महकमे में। लेकिन सरकारी अफसर को सबसे ज्यादा छुट्टी मिलने के बाद भी सरकारी अफसर 1 घंटा समाज को देना नहीं चाहता। पहला तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी हमारे लोगों के पास, ऐसा नहीं है। जो संवैधानिक रूप से हमें एक आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के होगी 18% वो प्रयास से मिली, हाँ। उसका भी मेरे ख्याल से 5% भी पूर्ति नहीं हो पाई। अगर मैं 4th क्लास में कहूँ कि उसमें पूर्ति हुई हो, जमादारों को जो सफाई कर्मी है जिन पर कोई नहीं आ सकता उनकी गणना को भी हम अगर इसमें शामिल कर लें तो वो भी 18% पूरा नहीं। चलो ठीक है। दूसरी बात आपकी ये आई कि संगठन क्यों बनते हैं। संगठन बनने का मैंने पहले भी बताया था कि जब तक हमारे अंदर नेता बनने की भावना ज़्यादा रहेगी, ऑर्डर देने की भावना ज़्यादा रहेगी, वर्कर बनने की भावना नहीं रहेगी, तो वो निश्चित रूप से अपने अपने नए संगठनों को बनाएंगे और वो अपने संगठनों के माध्यम से वो मैंने देखा है कि कितने ही लोग आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे तो, और कहीं कहीं वो ये भी कहते हैं भैया कौन से दल का मोहर लगाऊं मैं, जेब में भिन्न भिन्न दलों की मोहर रखते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी जेब में तो मैं तो 3 संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होना ना होना इस पर निर्भर करता है कि समाज में आपके संगठन का, आपका काम करने का क्या स्तर है, आपका तौर तरीका कैसा है, आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, कितनी आप मानवतावादी दृष्टिकोण से काम करते हैं, कितना आप स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता के आधार पर करते हैं, कितना आपके परिवार में अंधविश्वास से दूर अपने परिवार को किया है और कितने आपके संपर्क के ऐसे लोग हैं कि जो बुद्ध का एक जीवन जीने का जो मार्ग है, पंचशील जो एक पैमाना दिया है, उसको व्यवहारिक रूप में कितना पालन करते हैं। ये एक हमारा एक बहुत ही बड़ा अहम बिंदु। सर आपका अब मेरा टाइम हो गया पूरा। जी। मुझे ये बताइए कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। आपके गांव में कोई ऐसी योजना है जो लोग काम करना चाहें समाज के अंदर, या जो लोग कर रहे हैं उनकी क्या हेल्प करते हो आप लोग? ऐसा है, देखिए भारतीय बौद्ध महासभा कोई वेतनभोगी संस्था नहीं है। पहली बात, संस्था सभी लोगों के सहयोग से, उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी सहयोग मिलता है उसके लिए महासभा ने हमेशा 91 से, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मनाई गई, उस समय हमने 36 सूत्रीय कार्यक्रम किया था जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने पूरा कराने का प्रयास किया। जो टकसाल ने बाबा साहब का सिक्का डाला, HMT घड़ी ने बाबा साहब की घड़ी डाली, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना चली, जितनी भी योजनाएं सब प्रसारित हुई, बाबा साहब का पब्लिकेशन हुआ, मतलब वो भारतीय बौद्ध महासभा की उसमें अहम भूमिका रही।
अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से, और संस्था जो है हमेशा उसमें क्रियाशील रही। बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे पास भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो सर नाम क्या बताया? मान सिंह गौतम। मान सिंह गौतम। तो सम्मानित अधिकार और महामना टीवी को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हमारी शुभकामनाएं कि आगे जल्द मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय। जय हिंद।